हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब लिखी गई थी जब अमेरिका अपने ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। मतलब लोग कुछ काम नहीं कर रहे थे, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी पूरी, और नेपोलियन सर ने ये बुक लिखने का निर्णय लिया था। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है द पावर ऑफ थॉट। ऑथर ये कह रहा है कि हमारे जो ख्याल है, हमारे ख्याल एक्चुअल में चीज़ें हैं, और वो एक इतनी ताकतवर चीज़ है कि जब वो किसी चीज़ को ठान के, परसिस्टेंस मतलब बार बार की जाती है। हमारा थॉट एक इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो किसी चीज़ को ठान के अगर हमने उसको बार बार किया एक बर्निंग डिज़ायर के साथ, तो हमारा उसमें कामयाब होना कॉन्क्रीट है। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। अ लिटिल मोर देन 30 years ago, मतलब अभी तो बहुत साल हो गए होंगे, एडविन बार्न्स नाम का एक इंसान था जिसने ये डिस्कवर किया कि तुम सच में यू कैन रियली डू थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब तुम सच में सोच के अमीर बन सकते हो। बार्न्स के बारे में एक बहुत चीफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना था। इसे ध्यान से सुनिए, बार्न्स को एडिसन के लिए नहीं काम करना था बल्कि उसके साथ काम करना था, और उसका ये बिलीफ शुरू से ही उसके पास था। और अब इस स्टोरी से हम ये जानने वाले हैं कि कैसे बार्न्स ने अपना ये डिजायर को रियलिटी में चेंज करा। जब ये ख्याल उसके दिमाग में पहली बार आया तो वो इस पे एक्शन लेने की किसी पोजीशन में नहीं था। उसके सामने दो मुश्किलें थी। एक कि मिस्टर एडिसन उसे खुद जानते नहीं थे, और दूसरा कि ऑरेंज न्यू जर्सी जहां पर उनका ऑफिस था, उसके पास वहां से ट्रेन से जाने के भी पैसे नहीं थे। अगर हम में से किसी भी इंसान के जिंदगी में ये सिनारियो आया तो मेजॉरिटी लोग इसमें से हार मान लेंगे, ये सोच के कि हाँ यार, एडिसन तो वैसे भी बहुत बड़ा है, एडिसन के पास हमें क्यों भाव देगा, हमसे क्यों ये करेगा। सेकेंडली उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो ये दिस डिफिकल्टी इज इनफ फॉर टू मेक समबडी क्विट एन एक्शन। पर बार्न्स का जो डिजायर था, वो जो पहले कहा गया है कि अगर तुम किसी चीज को सोचकर उसे परसिस्टेंटली एक बर्निंग डिजायर के साथ करने की चाह रखोगे तो वो होने ही वाला है। बार्न्स बिना टिकट के उस ऑरेंज न्यू जर्सी की ट्रेन पर चढ़ गया। और ठीक है, ये तो अभी पहली प्रॉब्लम थोड़ी सी शायद से सॉल्व हो गई है। अभी भी वो एडिसन को जानता तो बिल्कुल नहीं है। बार्न्स मिस्टर एडिसन की लैबोरेटरी पे गया और उसने ये कहा कि वो उसके इन्वेस्टर के साथ बिजनेस करने वाला है। और जब बार्न्स और एडिसन पहली बार मिले थे, उसके कई साल बाद एडिसन ने यह बात बार्न्स को बताई कि जब तुम मेरे पास पहली बार आए थे तुम मुझे एक ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान लग रहे थे, पर तुम्हारे अंदर वो एक स्पार्क था कि तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है कुछ अलग करने का। और वो कहते हैं ना कि जो आग होती है एक इंसान के अंदर, कि उसे अगर कुछ करना हो तो वो कुछ भी कर लेगा सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए। तो वो एडिसन को बार्न्स में दिखा था। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने उनके सालों के एक्सपीरियंस में ये सीखा कि जब एक इंसान किसी चीज को सच्चे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने में उसकी शाहरुख खान करने लगती है। तो सभी को ये डायलॉग पता है, और ये थिंक एंड ग्रो रिच का भी मतलब क्या कहते हैं कि इसी पर निर्भर है। तो शाहरुख ने जो कहा है वो सही कहा है। ये देख के, वो स्पार्क देख के एडिसन ने बार्न्स को एक अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए काम करने के लिए। पर याद रखो, ये एक पहला स्टेप है। बार्न्स को एडिसन के साथ काम करना है, उसके लिए काम नहीं करना। तो एडिसन ने उसे अपॉर्चुनिटी दे दी बिकॉज उसने देखा कि उसने उसका दिमाग, he had made up his mind to stand by until he succeeded। वो तब तक रुकने नहीं वाला था जब तक वो सक्सीड ना करे। तो पहले इंटरव्यू में बार्न्स को एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने का तो मौका नहीं मिला, पर उसे एडिसन के ऑफिस में एक काम करने का जरूर मौका मिला। वो काम भले एक मिनिमम वेज पे हो, उसका एडिसन से कोई संबंध भी ना हो, पर फिर भी बार्न्स को जहां पहुंचना था उसके लिए ये छोटा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे महीने चले गए और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था जो बार्न्स को उसके गोल तक पहुंचाने के लिए मदद करे। पर बार्न्स के दिमाग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था। वो हमेशा एडिसन के साथ काम करने की अपने डिजायर को इंटेंसिफाई कर रहा था। मतलब उसकी चाह हर रोज और ज्यादा हो रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने यह कहा है, व्हेन वन इज ट्रूली रेडी फॉर अ थिंग इट पुट्स इन इट्स अपीयरेंस। मतलब जब एक इंसान किसी चीज के लिए सच में तैयार होगा
तुम्हें उसे देख के ही उस चीज का विश्वास होगा। बार्न्स एडिसन के साथ बिजनेस एसोसिएशन के लिए तैयार था। शायद से बार्न्स को तभी पता नहीं था कि वो जिस आग से एडिसन के साथ काम करना चाहता है वो आग सभी लोगों को जिंदगी में कितनी मदद करती है। और जब वो अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई वो एक डिफरेंट फॉर्म में आई, एक ऐसा फॉर्म जो बार्न्स ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और यही एक ऐसी चीज है जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे साथ करती है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर तुम्हें वो कैसे मिलने वाला है इसका रास्ता तुम्हें पता नहीं होता। सो हमेशा तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होती है अपॉर्चुनिटीज के लिए जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाने वाली है। एडिसन ने हाल ही में एक नया ऑफिस डिवाइस बनाया था जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, नाउ द एडिफोन। उसके सेल्समैन इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे उस मशीन के ऊपर, उनमें यह विश्वास नहीं था कि इस मशीन को आसानी से बेचा जा सकता है। पर बार्न्स ने इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखा। ये एकदम धीरे से उसके सामने आई थी और एक अजीब सी दिखने वाली मशीन जो किसी को इंटरेस्ट नहीं कर रही थी, पर बार्न्स ने उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ लिया। बार्न्स को पता था कि वो एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच पाएगा। उसने ये चीज एडिसन को सजेस्ट करी और उसे प्रॉम्प्टली ये करने का मौका मिला और उसने वो मशीन बेची भी। इनफैक्ट उसने वो इतनी सक्सेसफुली बेची कि एडिसन ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टू डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल ओवर द नेशन। और उस बिजनेस से ये एसोसिएशन ग्रो हुआ जिसका नाम था मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। ये बिजनेस अलायंस ऑपरेशन में है फॉर मोर देन 30 इयर्स, जिसमें से बार्न ने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया, पर उसने उस पैसे से भी कुछ तो इन्फिनिटली ग्रेटर किया है। उसने सच में ये चीज प्रूव करी दैट यू कैन थिंक एंड ग्रो रिच। तो बस ये सोचो कि बार्न्स का वो इनिशियल डिजायर, एडिसन के साथ काम करने वाला डिजायर, उसे इन टोटलिटी कितने सारे रिटर्न्स दे गया। बार्न्स जो कि एक छोटा सा लोकल लड़का था, उसने एडिसन के साथ काम करने का सपना देखा और वो सपना पूरा हो गया। तो बार्न्स के लिए जिस चीज ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और उसके पास वो डिटर्मिनेशन था मैदान पे डटे रहने का जब तक उसे वो चीज मिल ना जाए। उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास बहुत थोड़ा एजुकेशन था और कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं था, बट उसके पास एक चीज थी और वो है फेथ। और सिर्फ उसी की मदद से उसने अपना नाम वन ऑफ द वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट के बाजू में खड़ा कर दिया। तो हमारे जो एसडी कार्ड की स्पेस थी वो खत्म हो गई थी और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हो गया है थिंक एंड ग्रो रिच का। अगर तुम्हें पसंद आया और तुम्हें बुक खरीदने की इच्छा है तो उसका लिंक तुम्हें मेरे बायो में मिल जाएगा। और अगर तुम अगला चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो कल जरूर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।